हेलो एवरीवन, आई एम पॉसिबल क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो हमने लास्ट वीडियो में स्टार्ट किया था ईवीएस, जो पूरा एनसीईआरटी बेस्ड है, और जो मैंने अपने नोट्स बनाए थे वही नोट्स मैं आपके साथ शेयर कर रही थी और वही हम लोग पढ़ रहे थे। ठीक है, तो इसका हम लोग ने हाफ ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है लास्ट वीडियो में। जिसने भी लास्ट वीडियो नहीं देखा है वो जाके देख लीजिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो आज हम इसके आगे का पार्ट पढ़ने वाले हैं, ठीक है, जो कि ईवीएस का है, पेपर 1 के लिए है और पेपर 1 के लिए है। ओके, तो जिसको भी कुछ प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और जो भी हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि भले ही हम इंग्लिश में लिखते हैं बट जो हम लैंग्वेज यूज़ करते हैं वो पूरी हिंदी ही रहती है, राइट। तो हिंदी में ही पूरा पढ़ाने वाली हूँ, जो मेन टर्म्स होंगे उसको भी मैं हिंदी में एक्सप्लेन करूंगी। तो जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं जो वीडियो पे आते हैं पर इंग्लिश देख के चले जाते हैं, तो प्लीज़ आप वेट करें, पूरा वीडियो देख के जाएं, क्योंकि मैं पूरा एक्सप्लेनेशन जो होता है वो हिंदी में ही कराती हूँ, और जो टर्म्स होते हैं मेन उसको भी मैं हिंदी में बता देती हूँ, ताकि आप लोगों को डाउट ना हो। और वीडियो जो है वो अंत तक जरूर देख के जाइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक कमेंट शेयर भी जरूर कीजिएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि इकोसिस्टम में सोर्सेस ऑफ एनर्जी क्या है। मतलब इकोसिस्टम में जो एनर्जी आती है वो कहाँ से आती है, सोर्सेस ऑफ इकोसिस्टम क्या है वो आपको बताना है। और एक और क्वेश्चन आप लोगों को बताना है कि कौन सा सॉइल जो है वो ज्यादा पानी को होल्ड करके रख सकता है। ये 2 क्वेश्चन है, आप लोग तब तक ढूंढिए दोनों क्वेश्चन के आंसर। अगर मिल जाते हैं, आपको आता है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तब तक हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो के एंड में मैं इसके आंसर आप लोगों को बताऊंगी, और ये क्वेश्चन वही है जो सीटेट में आए हुए हैं, ठीक है। तो वीडियो आप फास्ट भी करके देख सकते हो, कैसे भी देख सकते हो, पर इसका आंसर आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, तो मैं वीडियो के एंड में बताऊंगी, तो मैं ये आंसर वीडियो के अंत में बताऊंगी, तो अंत तक बने रहिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज हम कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में पढ़ने वाले हैं। कर्णम मल्लेश्वरी कौन थी? तो कर्णम मल्लेश्वरी कौन थी? एक वेट लिफ्टर थी, ठीक है। ये एक वेट लिफ्टर थी और आंध्र प्रदेश की थी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि कर्णम मल्लेश्वरी जो है वो कहाँ की थी? तो आंध्र प्रदेश की थी। ओके, वेट लिफ्टर थी और वो कितना वेट को लिफ्ट करती थी? 130 kg तक का वेट को क्या करती थी? वो लिफ्ट करती थी, ठीक है। जो उनके फादर थे वो पुलिस कांस्टेबल थे। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, उनके फादर कौन थे? तो उनके फादर क्या जॉब करते थे? तो उनके फादर जो थे वो पुलिस कांस्टेबल थे। कर्णम मल्लेश्वरी के अलावा उनकी 4 सिस्टर और भी थी जो वेट लिफ्टिंग का ही काम करती थी। इसी का क्या कर रही थी? वो लोग प्रैक्टिस कर रही थी, वेट लिफ्टिंग का ही प्रैक्टिस कर रही थी। ओके, कर्णम मल्लेश्वरी को 29 इंटरनेशनल मेडल मिले हुए हैं। कितने इंटरनेशनल मेडल मिले हुए हैं? वेट लिफ्टिंग के लिए उनको 29 इंटरनेशनल मेडल्स मिले हुए हैं, और 12 इयर्स की एज में ही उन्होंने वेट लिफ्टिंग स्टार्ट कर दी थी, ठीक है। जब उनकी एज थी 12 इयर्स ओल्ड, तब से उन्होंने स्टार्ट कर दिया था वेट लिफ्टिंग करना। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है कि जो कर्णम मल्लेश्वरी है वो कौन से एज में उन्होंने वेट लिफ्टिंग करना स्टार्ट किया था? तो आंसर क्या आएगा? 12 इयर्स में उन्होंने वेट लिफ्टिंग करना स्टार्ट किया था। और कितने उनको इंटरनेशनल मॉडल्स मिले हुए हैं? तो कितने मेडल मिले हुए हैं? 29 इंटरनेशनल मेडल्स जो हैं उनको मिले हुए हैं, ठीक है। तो कर्णम मल्लेश्वरी के लिए इस टॉपिक में सिर्फ इतना ही इम्पोर्टेंट है, आप लोग ध्यान देंगे। चलिए आगे देखते हैं। तो अभी हम पढ़ने वाले हैं मधुबनी पेंटिंग के बारे में। तो मधुबनी पेंटिंग क्या है? एक पेंटिंग है जो कि बहुत पुराना एक क्या है? फोक आर्ट है, ठीक है। तो ये एक आर्ट है जिसका नाम क्या है? मधुबनी पेंटिंग। ओके, डिस्ट्रिक्ट, बिहार में एक डिस्ट्रिक्ट है जिसको क्या कहा जाता है? मधुबनी। तो बिहार में एक डिस्ट्रिक्ट है, एक जिला है जिसका नाम क्या है? मधुबनी। और वहां के जो लोग थे ना वो बहुत ज्यादा पेंटिंग बनाते थे, ठीक है। तो पेंटिंग बनाते थे, तो इसी मधुबनी से उस पेंटिंग का नाम क्या पड़ गया? मधुबनी पेंटिंग। ओके, और वो जो पेंटिंग है ना उसकी खासियत क्या है? ये एक फोक आर्ट कैसे बना? तो इसका जो एक खासियत है वो है कि उस पेंटिंग में क्या करते हैं ये लोग?
ह्यूमन बींग्स को दिखाते हैं, मतलब जो ड्राइंग करते हैं ह्यूमन बींग्स का, एनिमल्स का ड्राइंग करते हैं वो लोग, ट्रीज का, फ्लावर्स का, बर्ड्स बनाते हैं, फिश बनाते हैं और दूसरे दूसरे एनिमल्स बनाते हैं। तो इसकी यही खासियत है कि डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स को वो लोग उसमें बनाते हैं, ट्रीज फ्लावर्स वगैरह बनाते हैं। और इसकी एक और खासियत है कि जो ये लोग इसका जो पेंटिंग करते हैं ना, तो इसमें जो कलर फिल करते हैं तो वो कलर जो होता है वो एकदम नेचुरल कलर वो इसके अंदर फिल करते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर उनको पीला कलर चाहिए तो वो क्या करेंगे, हल्दी को पीस कर पीला कलर बना लेंगे। ठीक है, उनको अगर पिंक कलर चाहिए, रेड कलर चाहिए तो ये क्या करेंगे, फ्लावर्स वगैरह को पीस कर वहां से पिंक कलर रेड कलर ले लेंगे। अगर उनको ग्रीन कलर चाहिए तो क्या करेंगे, जो ट्रीज होते हैं, जो लीफ होती हैं, लीफ जो होती है वो हरी कलर की होती है, तो उसको पीस कर वो लोग हरा कलर ले लेंगे। तो क्या करते हैं, जो उनको कलर चाहिए होता है वो नेचुरली कलर निकालते हैं फ्लावर्स ट्रीज वगैरह से और उसको इस्तेमाल करते हैं उस ड्राइंग में। ठीक है, अगर उनको व्हाइट कलर चाहिए होता है तो किससे निकालेंगे, राइस जो होता है ना, चावल को ही पीस के बहुत पतला उसको पीस लेते हैं और उसी को क्या करते हैं अपने पेंटिंग में यूज करते हैं। ठीक है, तो मधुबनी पेंटिंग जो है ना वो अपने आप में ही बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है। इसमें से क्वेश्चन एग्जाम्स में आए हुए हैं और उसमें ये क्वेश्चन आया था ये वाला, मधुबनी पेंटिंग में किसकी किसकी ड्राइंग होती है, मधुबनी पेंटिंग में क्या क्या होता है। तो ह्यूमन बींग्स होते हैं, एनिमल्स, ट्रीज, फ्लावर्स, बर्ड्स, फिश एंड मेनी अदर्स एनिमल। तो आपको ये चीज ध्यान रखना है और ये इम्पोर्टेंट है, तो इसको आप बहुत अच्छे से याद करेंगे कि मधुबनी पेंटिंग में क्या क्या दिखता है, क्या क्या होता है। ठीक है, और ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी आ सकता है कि कैसे कलर यूज करते हैं, तो वो लोग नेचुरल कलर यूज करते हैं। ठीक है, तो इस टॉपिक में इतना ही इम्पोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जो फ्लावर वैली है वो कहाँ पर पाई जाती है, तो फ्लावर वैली के बारे में आपने सुना ही होगा। ठीक है, तो फ्लावर वैली जो है वो उत्तराखंड में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, उत्तराखंड में पाई जाती है फ्लावर वैली। इसके बाद फ्लावर्स, मारीगोल्ड का नाम सुना होगा आप लोगों ने, और जेनिया। ठीक है, मारीगोल्ड और जेनिया जो दो फ्लावर्स है ना वो किसके काम आती है, तो कपड़े को डाई करने के। ठीक है, कपड़े को डाई करने के काम आती है वो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, तो कौन से फ्लावर्स जो है वो कपड़े को डाई करने के काम में आती है, तो आंसर क्या आएगा आपका, मारीगोल्ड और जेनिया जो है वो कपड़े को डाई करने के काम में आती है। इसके बाद एक क्वेश्चन और आता है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट जो है वो फेमस है इत्तर के लिए। ठीक है, इत्तर के लिए कौन सा डिस्ट्रिक्ट फेमस है, तो आपका आंसर क्या आएगा, कन्नौज डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, कन्नौज डिस्ट्रिक्ट जो है वो इत्तर के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। और कन्नौज डिस्ट्रिक्ट जो है वो कौन से स्टेट में है, तो उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश के कन्नौज डिस्ट्रिक्ट जो है वो इत्तर के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। चलिए आगे देखते हैं। आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो क्योंकि मैंने ऑलरेडी अच्छे से लिखा है। आप स्क्रीनशॉट से ही रिवीजन कर सकते हो, बस एक बार रिवीजन करने की जरूरत है। आप जब ये क्वेश्चन एग्जाम में पढ़ोगे तो आपको अपने आप ही याद आ जाएगा। ओके, तो चलिए आगे देखते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं बर्ड्स के बारे में। ठीक है, तो आपने इंडियन रॉबिन के बारे में सुना है क्या, एक ब्लू कलर की ये चिड़िया होती है। ठीक है, और ये क्या करती है ना, अपने अंडों को रोड के साइड में जो पत्थर होते हैं ना उनके बीच में देती है। देखिए इसकी खासियत, ये जो इंडियन रॉबिन जो बर्ड्स है ना, ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक ही है। तो ये जो इंडियन रॉबिन जो बर्ड है ना वो क्या करती है, अपने अंडों को दो स्टोन्स के बीच में अंडे देती है, वो भी रोड साइड में। ठीक है, तो रोड समझ लीजिए, ये रोड है, रोड के साइड में 2-3 पत्थर है, इसके बीच में आएगी चिड़िया उड़ के और यहाँ पे अंडे दे देगी। ठीक है, तो यही इसकी खासियत है। इसके बाद जो कोयल होती है, कोयल का नाम तो सुना ही होगा, अपनी आवाज के लिए बहुत ज्यादा फेमस है कोयल, राइट। तो जो कोयल है ना वो अपने अंडे कहाँ देती है, तो वो कौवे के नेस्ट में देती है। ठीक है, किस में देती है, कौवे के नेस्ट में।
कौवे का जो घर होता है, जो घोंसला होता है, उसमें कोयल जो है वो अपने अंडे देती है। कोयल जो है वो कभी भी घोंसला नहीं बनाती है। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, बट वो क्वेश्चन एग्जाम में एक बार आया था। कोयल जो है ना वो कभी भी अपना घोंसला नहीं बनाती है, वो कौवे के घोंसले में ही क्या करती है, अपना अंडे को देती है। इसके बाद चलो नेक्स्ट देखते हैं। बर्ड्स यूज द नेस्ट ओनली टू ले देयर एग। कोई भी बर्ड है ना तो वो क्या करती है, घोंसले का इस्तेमाल तभी करती है जब उसको अंडे देने होते हैं। ठीक है, जब भी उसको अंडे देने होते हैं तभी वो अपने नेस्ट को यूज करती है, अपने घोंसले को यूज करती है। अदरवाइज अपने घोंसले का इस्तेमाल वो लोग नहीं करते हैं। ठीक है, और जैसे ही बच्चे जो है, जो उसके अंडे हैं वो फूट के, और जब उनके बच्चे बाहर आ जाते हैं और वो उड़ने लायक बन जाते हैं तो वो क्या करते हैं, अपने घर को छोड़ देते हैं। ठीक है, जब क्या होता है, अंडा फूट जाता है और जो चिक्स होते हैं, जो उनके बच्चे होते हैं, वो थोड़े से बड़े हो जाते हैं, उड़ने लायक हो जाते हैं, तो जो बर्ड है वो क्या करती है, अपने घोंसले को छोड़ देती है। ओके, दे लीव द नेस्ट। इसके बाद जो बर्ड्स होती है ना वो क्या करते हैं, अपनी पुतलियों को नहीं घुमाती हैं। ठीक है, जैसे हमारी आंखें हैं ना, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ वहां देखने के लिए हम लोग अपनी पुतली को हिलाते हैं यहाँ वहां, राइट। पर जो बर्ड्स होती है ना वो अपने पुतलियों को नहीं हिलाती हैं। तो क्या हिलाती हैं वो लोग, अपना गर्दन हिलाती। ठीक है, तोता हो गया या चिड़िया हो गई या कबूतर हो गया, आपने देखा होगा वो लोग अपना गर्दन बहुत हिलाते हैं। तो गर्दन क्यों हिलाते हैं, क्योंकि वो अपनी पुतलियां, जो आंखों की पुतली है वो नहीं हिला पाते हैं, इसलिए बर्ड्स क्या करती हैं, अपने गर्दन को हिलाती है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ध्यान देंगे आप लोग, जो बर्ड्स हैं क्या अपने पुतलियों को हिलाती है, तो आंसर आएगा नहीं। वो लोग क्या हिलाते हैं, अपने नेक को हिलाते हैं, अपने गर्दन को हिलाते हैं यहाँ वहां देखने के लिए। ठीक है, और चलिए और फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक अभी देखते हैं। तो इसमें इतना ही इम्पोर्टेंट है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिखने की जरूरत आप लोगों को नहीं है, और एक बार इसको रिवाइज कर लेंगे तो आपको याद अच्छे से हो जाएगा, गारंटी। ठीक है, और लास्ट में मैं आप लोगों के लिए ट्विस्ट रहेगा। आप लोगों से मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगी, इसके आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देने पड़ेंगे। तो पूरा वीडियो देख के जाइएगा, जो मैं पढ़ा रही हूँ ना उसमें से ही मैं आपको क्वेश्चन दूंगी, तो आप अपने आप को चेक कर सकते हैं कि आपको आता है या नहीं आता है। ओके, तो अंत तक बने रहिएगा, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम पढ़ने वाले हैं लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर के परतों के बारे में पढ़ने वाला। तो एटमॉस्फेयर में कितने लेयर्स होते हैं, कितने परत होती हैं, 5 परत होती हैं। ठीक है, ट्रोपोस्फियर जिसे हिंदी में शोभ मंडल कहा जाता है, स्ट्रेटोस्फियर जिसे हिंदी में समताप मंडल, मेसोस्फियर मध्य मंडल, थर्मोस्फियर आयन मंडल, और एक्सोस्फियर बाह्य मंडल। ठीक है, तो ये जो होते हैं 5 लेयर्स होते हैं, किसके होते हैं, एटमॉस्फेयर के होते हैं। ठीक है, ट्रोपोस्फियर जो है वो कहां से लेकर कहां कितने किलोमीटर तक है, तो 0 से लेकर 10 किलोमीटर तक है। ठीक है, स्ट्रेटोस्फियर जो है वो 10 किलोमीटर से लेकर 30 किलोमीटर तक इसका लेयर फैला हुआ है। मेसोस्फियर जो है वो 30 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर तक फैला हुआ है। जो थर्मोस्फियर है वो 50 किलोमीटर से लेकर 400 किलोमीटर तक फैला हुआ है। जो एक्सोस्फियर है वो 400 किलोमीटर एंड मोर देन दैट फैला हुआ है। ठीक है, इसके बाद ट्रोपोस्फियर में क्या होता है, तो ट्रोपोस्फियर में जो नॉर्मल हमारे हेलीपैड होते हैं, एरोप्लेन्स होते हैं, जो क्लाउड्स होते हैं, जो माउंटेन की चोटी होती है, ये सब किस में होते हैं, शोभ मंडल में होते हैं। ठीक है, जो नॉर्मल एरोप्लेन्स जो होते हैं, छोटे मोटे जो एरोप्लेन्स होते हैं वो हमारे ट्रोपोस्फियर में उड़ते हैं। ठीक है, जो क्लाउड्स हमें आसमान में दिखते हैं ना वो भी कहाँ होते हैं, हमारे ट्रोपोस्फियर में ही होते हैं। ओके, जितनी भी मौसमी घटना होती है जैसे बारिश आना, ये सब जो घटनाएं हैं वो भी कहाँ होते हैं, ट्रोपोस्फियर में ही होती हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि मौसमी घटना जो है वो पृथ्वी के एटमॉस्फेयर के कौन से परत में होती है, तो आंसर क्या आएगा आपको, ट्रोपोस्फियर आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट स्ट्रेटोस्फियर। तो स्ट्रेटोस्फियर में बड़े बड़े जो प्लेन होते हैं वो स्ट्रेटोस्फियर में
उड़ते हैं, और जो स्ट्रेटोस्फीयर है उसमें ही क्या होता है, ओजोन लेयर भी होता है। ठीक है, ओजोन लेयर भी स्ट्रेटोस्फीयर में ही होता है, जो सूर्य से आने वाली हार्मफुल किरणों से हमें बचाता है, हमें प्रोटेक्ट करता है। इसके बाद है मेसोस्फीयर। मेसोस्फीयर जो है उसमें वेदर बलून्स उड़ते हैं। ठीक है, जो बलून्स होते हैं जिसमें आपने देखा होगा मूवीज वगैरह में जो बलून्स उड़ते हैं वो मेसोस्फीयर में उड़ते हैं। इसके बाद थर्मोस्फीयर। थर्मोस्फीयर में क्या होता है, रॉकेट वगैरह जो है वो थर्मोस्फीयर में उड़ते हैं। और लास्ट जो है आपका एक्सोस्फीयर, तो इसमें जो रेडियो की तरंगे हैं वो एक्सोस्फीयर में पाई जाती हैं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है सीटेट के एग्जाम के लिए, क्योंकि एग्जाम में पूछा हुआ है। हर एक एग्जाम में एटमॉस्फेयर के परतों के बारे में ये 5 में से एक तो आता ही आता है। इसमें से कम 2 मार्क्स का आपको क्वेश्चन आएगा ही आएगा, तो बहुत ध्यान से आप इसको पढ़िएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और है कि वायुमंडल की परत में सबसे ठंडा वाला परत कौन सा है, सबसे ठंडा परत कौन सा है, चलिए बताइए। ट्रोपोस्फियर है, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर, एक्सोस्फियर। अगर आंसर आता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसका आंसर क्या होगा, मेसोस्फियर। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, मेसोस्फियर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन 5 लेयर्स में से, ये 5 परतों में से सबसे बड़ा लेयर कौन सा है, सबसे ज्यादा किलोमीटर वाला लेयर कौन सा है, सबसे बड़ा लेयर कौन सा है, तो आंसर क्या आएगा, एक्सोस्फीयर। ठीक है, एक्सोस्फीयर जो है ना ये 5 परतों में से सबसे बड़ा वाला परत है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। ये भी आता है कि स्ट्रेटोस्फीयर में क्या उड़ता है, थर्मोस्फीयर में क्या उड़ता है, एक्सोस्फीयर में क्या उड़ता है, ये एग्जाम में आता है, तो वो भी आप ध्यान से पढ़ेंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही एवरीवन। नेक्स्ट क्लास में हम इसका आगे का टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। तो वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तारीफ़ या बुराई ज़रूर करके जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। चलिए जानते हैं आंसर जो मैंने आपको स्टार्टिंग में पूछे थे। तो इकोसिस्टम में सोर्सेस ऑफ एनर्जी का आंसर ये है सनलाइट। आंसर क्या है, सनलाइट। इकोसिस्टम में सोर्सेस ऑफ एनर्जी कहाँ से आ रही है, लाइट कहाँ से आ रही है, तो सूर्य से आ रही है, तो आंसर क्या होगा, सनलाइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था कि कौन सा सॉइल जो है, कौन सी मिट्टी जो है वो पानी को होल्ड करके रख सकती है, तो इसका आंसर आएगा क्ले सॉइल। ठीक है, क्ले सॉइल जो है वो पानी को ज्यादा होल्ड करके रख सकती है। तो यही 2 आंसर थे। आई होप आपको पहले से पता होगा, और नहीं पता था तो अब पता चल गया होगा। तो वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। मिलेंगे नए वीडियो में, इसका पार्ट 3 लेके आएंगे। जो थोड़ा बड़ा बाकी है वो हम लोग जल्द से जल्द कंप्लीट करेंगे, क्योंकि आपकी एग्जाम जो है वो आने ही वाली है। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन। जय हिंद।